Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to Remest Academia with a new video. I am here microbiologist Iqra Khan. Please like and subscribe and click the bell icon to notify you every time I have a new video. Let's start with today's video. Today's video is about second year biology experiments. Here is a content list of experiments of biology practical 12. टोटल हम लोग जो इसमें वीडियो में देखेंगे वो बायो के प्रैक्टिकल्स देखेंगे एफएससी के, क्योंकि आप लोगों को पता है फेडरल बोर्ड के अंदर ये पॉलिसी है इस ओनली फॉर दिस ईयर कि हम लोग जो है वो सिर्फ सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करवाएं और उन्हीं के अंदर से आपका प्रैक्टिकल पेपर जो है वो आएगा। ठीक है, तो इस पेपर के अंदर हमारे पास आप लोग देखो तो आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि 14 से लेकर 27 तक जो है वो हमारे पास क्या है प्रैक्टिकल है जो हमने करने थे। ठीक है, अब इसके बाद जो बात आ जाती है कि इसमें से जो कंडक्ट करवाने वाले हैं, जो परफॉर्म करने वाले हैं, उनमें 14, 16, 21 एंड 22। ठीक है, यानी कि 16 के आपके पास 2 प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं, फिर डेवलपमेंट एंड एजिंग का 1 आ जाता है, फिर इनहेरिटेंस के 2 आ जाते हैं। बाकी किसी की प्रैक्टिकल एक्टिविटी नहीं है, जैसे होम्योस्टेसिस हो गया, उसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा कि किस तरीके से वो मेंटेनेंस जो होती है आपके इंटरनल कंडीशन के अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो कैसे आ रही है। नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर आपके पास जो ब्रेन के पार्ट्स वगैरह हैं वो आपको पता होने चाहिए। केमिकल कोऑर्डिनेशन में आपके हार्मोन्स क्या हैं, हार्मोन से रिलेटेड जैसे आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन पढ़े हैं उन सब का आपको वाइवे के लिए इंपॉर्टेंट है वो पता हो। बिहेवियर में आपके पास जो लर्निंग और बिहेवियर टॉपिक था, आपने उसमें डिफरेंट किस्म की लर्निंग पढ़ी है वो आपको पता होनी चाहिए। रिप्रोडक्शन में इसके अंदर हमने स्लाइड्स देखनी है फ्रॉग वगैरह की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो फिर आपने देखना है कि किस तरीके से वो प्रिपेयर्ड हुई है। ठीक है, डेवलपमेंट एंड एजिंग से इस पे जो भी प्रैक्टिकल है वो हम आगे देखते हैं। बाकी इन सारों की क्रोमोसोम एंड डीएनए है, एवोल्यूशन है, मैन एंड एनवायरनमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन वेलफेयर, ये जस्ट आपकी गो थ्रू करने की चीजें हैं जो आपने लेक्चर्स में अपने टीचर से पढ़ी हुई होंगी। ठीक है, तो उसमें इन्हीं से रिलेटेड जो जनरल टर्म्स आ जाती हैं, क्रोमोसोम्स क्या है, डीएनए क्या है, ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है और उसकी कि वो किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। एवोल्यूशन में जो लामार्किज्म की और डार्विनिज्म की जो थ्योरीज हैं वो आपको आनी चाहिए। मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में क्या है आपके पास कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, उसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, हर्बीवोर, नाइट्रोजन साइकिल और ये कार्बन साइकिल और वाटर साइकिल, ये सब चीजें आपको पता हो। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपको पता हो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह की जितनी फील्ड्स हैं, और ह्यूमन वेलफेयर के अंदर आप लोगों ने क्या काम करें, इंसुलिन की प्रोडक्शन, इंसेक्टिसाइड्स, डिफरेंट पेस्टिसाइड वगैरह जितनी भी मेडिसिन बन रही हैं आपकी, ठीक है, उसमें वो आप लोग सारा कैसा रोल, तो बस जनरल जनरल चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं उस लिस्ट की जो आपके आपके पास प्रैक्टिकल की है। वहां तो जस्ट मेंशन था कि हमने ये करने हैं। ठीक है, अब फर्स्ट आपके पास है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ डायसेक्टेड फ्रॉग वुड बी डन बाय टीचर। इसमें आपको खाली ये टीचर करेंगे और आप लोगों ने देखना है कि किस तरीके से वो करवा रही हैं। सही है, अब दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोन्स। इससे रिलेटेड हम सारा 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे। अभी जस्ट इस लिस्ट को गो थ्रू करें कि इसमें आपको क्या पता हो कि पेल्विक गर्डल क्या है, पेक्टोरल कहाँ है और ये किस जगह पर इनकी लोकेशन है, इनकी क्या फंक्शन है, जस्ट ये पता होना चाहिए। ठीक, थर्ड प्रैक्टिकल में आपके पास जो है वो आपको प्रिपेयर्ड स्लाइड्स जो हैं वो दिखाई गई होंगी। ठीक है, उसमें आपने कंपेयर करना है कि स्केलेटन, स्मूथ और कार्डियक मसल में क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और एक स्लाइड को हम जस्ट प्रिपेयर करना सीखेंगे, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ स्केलेटल मसल स्लाइड। फोर्थ आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। इसमें भी क्या है, आपको स्लाइड्स जो हैं प्रिपेयर्ड होंगी, उसमें से जस्ट आपने ऑब्जर्व करना है कि जो चिक डेवलपमेंट है वो उसका 48 और कौन सा है और 72 कौन सा है, एक और भी होता है 56 और वो भी हम देख लेते हैं। ओके, फिफ्थ प्रैक्टिकल है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग द डाइस टू कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 100 थ्रोज कैन स्टूडेंट गेट सिक्सेस। जैसे अब डाइस होता है जो आप लोग अक्सर लूडो खेलते हुए भी यूज करते हैं ना, तो उसके अंदर आपने देखना होता है कि अगर आपने 100 थ्रोज किए हैं तो कितनी बार 6 आए हैं। जैसे आप लोग कह देते हो कि हमने गैस कर लिया कि इस दफा हमारा 6 आएगा, एक होती है एक्सपेक्टेशन और फिर वो नहीं आता, वो होती है ऑब्जर्वेशन कि कितना आपने एक्सपेक्ट किया था और कितना ऑब्जर्वेशन, तो हम इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, फिर डेटा कलेक्शन कि ए बी ब्लड ग्रुप क्या है और फिर ब्लड ग्रुप को हम टेस्ट कैसे करते हैं, तो ये सारे हमारे पास बायोलॉजी के प्रैक्टिकल है जो हमने सेकेंड ईयर में कल आप लोगों ने प्रैक्टिकल जैसे देना है, तो उसके लिए सारा आपको पता होना चाहिए।
सही है। तो अब आपके पास जो प्रैक्टिकल है उसमें हम क्या करेंगे, जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लें कि जो पहला आपके पास क्वेश्चन होगा, टोटल आपके पास जो प्रैक्टिकल होता है वो 30 मार्क्स का है, ठीक। तो उसमें जो सबसे क्वेश्चन नंबर 1 होता है, उस क्वेश्चन नंबर 1 में 4 आपको स्पेसिमेंस दिए जाते हैं और वो आपको सिर्फ वहाँ मेंशन होता है A B C and D। तो आपने उसमें से देखना है, ऑब्जर्व करना है और उसे अपने पास जो आंसर शीट होगी उस पर लिख लेना है कि A B C और D में क्या स्पेसिमेन मेंशन है, ठीक। फिर सेकंड जो हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर कैंडिडेट जो है टेस्ट देयर ओन ब्लड ग्रुप अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगी तो फिर उसमें आपने देखना है कि उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने मटेरियल अपने पास रखना है। लैब अटेंडेंट जो मौजूद होंगे वो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। फिर जो प्रोसीजर आपके टीचर ने बताया होगा या अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपने उस प्रोसीजर को यूज करते हुए रिजल्ट फाइंड आउट करना है, यानी कि अपना ब्लड टेस्ट करना है और उसको आपने डायग्रामिकली मेंशन कर देना है अपनी आंसर शीट के ऊपर। ये 3 मार्क्स क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एग्जामिनर विल आस्क द कैंडिडेट टू ड्रॉ डायग्राम एंड लेबल द 4 असाइन्ड पार्ट ऑफ अलॉटेड सिस्टम। अभी ये सारी कैटेगरीज मैं आपको दिखाती हूँ, तो उसमें से आपने उसके अकॉर्डिंगली जो आपको अलॉट की गई होगी उसमें से आपने उस डायग्राम को बनाना होगा, ठीक है। आपने इसको लेड पेंसिल से नहीं बनाना होगा, पेन से बनाना होगा। अपनी आसानी के लिए आप पहले लेड पेंसिल से बना सकते हो, लेकिन फिर आप उसको पेन से कवर कर दोगे। तो ड्रा डायग्राम है वो 2 मार्क्स की होगी और उसको लेबल करने के लिए आपके पास 4 मार्क्स होंगे। एग्जामिनर विल असाइन ओनली 1, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक्सपेरिमेंट। उसमें आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा जिसका आपने राइटिंग प्रोसीजर लिखना होगा, डिमॉन्स्ट्रेशन, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट्स। फिफ्थ वाले के अंदर वो आपसे कैटेगरी में असाइन द कैंडिडेट्स वन प्रॉब्लम ईच रिलेटेड टू इनहेरिटेंस फॉर द सॉल्यूशन। इनहेरिटेंस में जैसे आपके पुनेट स्केयर वगैरह होते थे, उस तरह के कोई प्रॉब्लम्स आपको दिए जा सकते हैं कि आपको बना के दिखाएं। कंडक्ट करेंगे वाइवा जो कि 3 मार्क्स का होगा, प्रैक्टिकल नोटबुक 4 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो ये टोटल मिला के आपके पास कितने मार्क्स हो गए, 30 मार्क्स। क्लियर। कैटेगरी 1 के अंदर आपके पास ए में डिफरेंट स्टेजेस जो होंगी वो चिक एम्ब्रॉय की वो पूछी जा सकती है कि 48 का, 56 का या 72 आवर्स का है। सो इजी। फिर आप लोगों को स्केलेटल मसल, स्मूथ और कार्डिक जो है वो तीनों रखे हुए होंगे और पूछा जाएगा कि ये कौन सा है। मतलब सीधी आपको पता है कि क्वेश्चन आना ही आना है, तो आप लोग आराम से उन तीनों के कंपैरिजन देख लो, आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये स्केलेटल मसल है, ये स्मूथ है या कार्डियक है। एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिपेयर्ड स्लाइड ऑफ हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरीज एंड ड्राइंग इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर उन्होंने दिया होगा वो आपने बनाना है। इन दोनों में से अब देखिए ओवरी का स्ट्रक्चर बनाना आसान है क्योंकि आप लोगों ने वो टेस्टिस और ओवरीज वगैरह डिटेल में पढ़ा हुआ है, मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इसका ही फोर्थ पार्ट में क्या हो सकता है आपके पास, A B C वर्टिब्रेट थ्रू द डायग्राम ऑफ ब्लास्टुला। ये कंडीशन भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। एक्सपेरिमेंट, कंपैरिजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सरेज, ये भी साफ आपको पता चल जाता है कि लंग्स ऑफ स्मोकर और नॉन स्मोकर में क्या फर्क होता है, ठीक है। जो स्मोक करते होते हैं उनके लंग्स जो है वो प्योर रेडिश या पिंकिश से नहीं होते, जबकि वो ब्लैक फ्लैक से हुए हुए होते हैं, ठीक है। जबकि जो दूसरे वाले हैं वो बहुत प्रॉपरली होते हैं, हेल्दी जो है उनके लंग्स होते हैं। तो आपने ये आराम से उसको कर लोगे, ठीक। बस ध्यान से सुनने की बात होती है क्योंकि आप लोग का प्रैक्टिकल वर्क है, तो आप लोग थ्योरी से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिकल में ही सीखते हो, ठीक है। कैटेगरी 2 में आपको अभी हम करेंगे जब RS ब्लड ग्रुप सिस्टम का, तो आपको पता चल जाएगा आपने उसको कैसे फाइंड आउट करना है। टेस्टिंग कैटेगरी 3 में आपके पास क्या आ जाता है कि आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है डिफरेंट पार्ट्स की डायसेक्टेड फ्रॉग में, शीप्स के लंग देखने हैं या फिर आपको बोन्स रखी हुई होंगी वहाँ, पेल्विक, पेक्टोरियल, आर्म्स, यूजुअली जो है वो ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। या बहुत हुआ तो डायसेक्टेड वाला आ जाएगा। तो इन दोनों में से जो इम्पोर्टेंट है वो डायसेक्टेड फ्रॉग का ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी बोन्स है क्योंकि अवेलेबल होती हैं हर लैब के अंदर, वहाँ पर मेंशन हुए हुए होती हैं आपके गाइडल्स वगैरह हो, तो सॉरी ये पूरा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता है और उसके ऊपर वो स्ट्रिप लगा देते हैं, ABCD के लिहाज से मेंशन कर देते हैं और फिर उसको आपको देखना होता है, ठीक हो गया जी। कैटेगरी 4 में आपके पास आ जाता है MRI स्कैन ऑफ ब्रेन। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है सारा सिस्टम ब्रेन वाला कि आपने कैसे MRI करनी होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज स्कैन का कैसे यूज हो रहा होता है, स्पाइडर वेब का रिलेटेड भी आपने वो बिहेवियर पढ़ा हुआ है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी वाला मैं भी आपको प्रैक्टिकल समझाती हूँ और ब्लड ग्रुप का भी समझा देती हूँ और ये ऑब्जर्वेशन इट्स पार्ट, तो आप लोग इसको आराम से कर लोगे, ठीक हो गया जी। लास्ट आपके पास जो कैटेगरी फिफ्थ है, इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स एंड देयर मिक्सिंग।
ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड मैथमेटिक प्रोबेबिलिटीज, यानी कि वही जो आप लोगों को मैंने भी बताया था कि इनहेरिटेंस वाले के अंदर आपके पास जैसे पुनेट स्केयर वगैरह आ गए तो उसके अंदर आपको रेशो वगैरह फाइंड आउट करने के लिए दी जा सकती है, क्रॉसेस दिए जा सकते हैं कि आप जैसे रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर के दरमियान में अगर क्रॉस करवाते हैं तो रिजल्ट में क्या निकलेगा, कितने परसेंट रेड फ्लावर थे, कितने परसेंट वाइट फ्लावर थे और कितने उससे मिलकर पिंक फ्लावर जो है वो बनेंगे। क्लियर। और इसके अलावा वाइवा 3 नंबर का, प्रैक्टिकल नोटबुक 4 मार्क्स की। ये आपको डिटेल सारी समझ आ गई कि हमने प्रैक्टिकल की कैटेगरी क्या क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से। ठीक हो गया जी। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमारे पास क्या है, identification of different parts of the respiratory and reproductive system of a dissected frog would be done by the teacher. ओके तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं फ्रॉग डायसेक्शन से। सही है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम कैसे स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले हम इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का देख लेते हैं, देन हम रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लेंगे। ठीक है। डायसेक्शन आपकी टीचर करेंगी, कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। आपको इसका जब भी हम कोई चीज़ करते हैं, लाइक अगर हम कोई प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं तो हमें उसके पहला बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो जैसे एम्फीबियंस हो गए, जैसे कि फ्रॉग है, सही है, तो एग्जाम्पल ऑफ एनिमल जिसके पास स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस होती हैं, जो कि वाटर पे भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। टैडपोल्स के पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। ठीक है, जैसे फिश रेस्पायर थ्रू देयर गिल्स। ठीक, बट एडल्ट्स जो होते हैं फ्रॉग हैव लंग्स। जैसे वो छोटे होते हैं तो उनके पास गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो उनके पास लंग्स आ जाते हैं। ठीक है। टैडपोल के पास टेल्स होती हैं, जबकि फ्रॉग के पास क्या होते हैं, लेग्स होते हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए, वाइवे के लिए इंपॉर्टेंट है। मैनी चेंजेस अकर इन द मेटामॉर्फोसिस, यानी कि उसकी चेंज शेप जो चेंज होती रहती है उसे हम कहते हैं metamorphosis of the tadpole. The structure that frog have depend on the stage of a frog life cycle. इन दिस लैब, मतलब इस प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे फ्रॉग को कैसे डायसेक्ट किया जा रहा है, उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल एनाटॉमी। वाइवे के लिहाज से कुछ टर्म्स आपको पता हो कि फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो राना टिग्रीना होता है। ठीक है। और इसके अलावा जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, मल्टीसेलुलर यानी कि मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। जिसकी बॉडी है, ऑर्गन सिस्टम है, वो कंसिस्ट करता है उसके रिलेटेड ऑर्गन्स वगैरह को। ठीक है। तमाम ऑर्गन के पास स्पेसिफिक टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा आपको आगे चलते हैं, हमें जो डायसेक्शन के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो डायसेक्टिंग पिंस, ट्रे चाहिए होती है जिसमें डायसेक्शन करनी हो, डल प्रोब या डायसेक्टिंग नीडल, मार्कर चाहिए होता है, फोर्सेप्स, ग्लव्स, लैब एप्रॉन चाहिए होता है, पेपर टॉवल्स चाहिए होती हैं, प्लास्टिक स्टोरेज बैग, प्रिजर्व फ्रॉग करने के लिए, सेफ्टी गूगल या सीजर्स वगैरह, ये सब चीज़ें मटेरियल चाहिए होती हैं और ये हर लैब में आराम से अवेलेबल होती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि हम क्यों कर रहे होते हैं डायसेक्शन, ताकि हमें पता चल सके कि फ्रॉग किस तरह का है। ठीक है। और दूसरा, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं। चलें, अब आपकी बुक से हम देख लेते हैं कि जो उन्होंने मेजर मटेरियल लिखा हुआ है ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ। प्लेस द पिट क्लोरोफॉर्म फ्रॉग। क्लोरोफॉर्म फ्रॉग यानी कि क्लोरोफॉर्म क्या है, केमिकल है जिसके अंदर फ्रॉग को डाला जाता है ताकि वो बेहोश हो जाए, यानी कि उसको हम लोग जो है सही तरीके से उसका प्रैक्टिकल कर सकें। ओके, फ्रॉग को हम डायसेक्टिंग बोर्ड पे रखते हैं वेंट्रल सरफेस पे। वेंट्रल सरफेस ये आपको नजर आ रही है। इसके हैंड्स और लेग्स जो है उनको बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है। फिर इनके ऊपर हम पिंस लगाते हैं। रेज द स्किन फ्रॉम द मिड वेंट्रल विद द फोर्सेप्स। ये आपको ये इसकी स्किन नजर आ रही है ना, दरमियान में से हम फोर्सेप की मदद से इसको बिल्कुल ऊपर की तरफ उठाते हैं। कट द स्किन फ्रॉम द बिटवीन। अब ये जो स्किन हमने उठाई थी ना, इसके दरमियान में यहाँ से हम इसको कट लगाएंगे। ठीक है। फ्रॉम हाइंड लिम्स टू द लोअर जॉ, यानी कि नीचे से कट लगाना शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ यहाँ तक लोअर जॉ तक ले जाएंगे कट लगा के। फ्री द स्किन फ्रॉम द बॉडी वॉल्स। अब इसके हम स्किन को हटा देंगे। ये देखें, ये इन्होंने हटाई, ये हमने इसको हटा दी। ठीक। अब इसको हटाने के बाद रेस करेंगे एब्डोमिनल मसल्स। उनको हमने जब रेस कर दिया, उसकी स्किन हट की, तो दरमियान के अंदर से सारा इसका स्ट्रक्चर नजर आ जाएगा। ठीक है। पहले वो ब्लड ब्लड सा होगा, उसमें वाटर से डालेंगे तो वो ब्लड से खत्म हो जाएगा, तो बीच में आपको सारा स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जिससे आपको पता चलेगा कि पेल्विक गर्डल्स कहाँ हैं, पेक्टोरल गर्डल्स कहाँ हैं। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, अगर आपके पास मेल होगा
तो आपको इस किस्म का स्ट्रक्चर नजर आएगा, और अगर फीमेल होगा तो ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मेल में टेस्टिस होती हैं तो फीमेल में ओवरीज होती हैं। ठीक है, वैसे डिफरेंशिया होते हैं, एफरेंशिया होते हैं, मेल में यूरिनोजेनिटल डक्ट होता है, सेमिनल वेसिकल मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ। जो फ्रॉग है वो रिसीव करता है ऑक्सीजन इन 3 वेज। एक तो अपने स्किन से, ठीक है, थ्रू द लाइनिंग इन इट्स माउथ, माउथ से, और इसके लंग से। व्हेन इट डज नॉट नीड मच ऑक्सीजन, जब उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, स्किन के अंदर सफिशिएंट इट मोर ऑक्सीजन इज नीडेड, तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होगी। सप्लीमेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम नीड होती है लंग्स के अंदर, वो ऐड होती जाती है। द लंग्स, अच्छा, द लंग्स टू फिल्मी और स्पॉन्जी ऑर्गन्स इसके अंदर होते हैं, जो हार्ट के बिल्कुल डोर्सल लाई डोर्सल टू द हार्ट साइड पे मौजूद होते हैं, कनेक्टेड हुए होते हैं ट्रैकिया के साथ, ओपन होते हैं माउथ कैविटी के अंदर। ग्लॉटिस ओपन कहाँ होता है? लेरिंग्स में। फिर यहाँ से चैम्बर राइज होते हैं दो, जो शॉर्ट ब्रोंकाई में चले जाते हैं। ठीक है, मीन्स कि आपको शॉर्ट फॉर्म में रेस्पिरेशन सिस्टम का पता होना चाहिए कि आपके जो है नोस्ट्रिल्स होते हैं, नोस्ट्रिल से वो कहाँ, आपके पास माउथ कैविटी है, लंग्स हैं, और लंग्स का काम क्या होता है? अगर ऑक्सीजन अंदर जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर आपके पास ग्लोटिस है जो कहाँ ओपन हो रहा है? लेरिंग्स के अंदर। वहां से चैम्बर राइज होते हैं, दो शॉर्ट ब्रोंकाई होते हैं, हर ब्रोंकाई जो डार्क कलर का होता है। ठीक है, उसके अंदर जो है ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे आ जाए। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बोन्स ऑफ पेल्विक गिर्डल, पेक्टोरल गिर्डल, आर्म, लेग्स, ये आपके लिए बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से मैंने आपको कहा था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ह्यूमन स्केलेटन में आपको पता होना चाहिए बोन्स कितनी होती हैं। जैसे 206 है। ठीक है, अब बोन्स और कार्टिलेज में डिफरेंस क्या है कि बोन्स जो है वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं, जबकि कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज हमारे पास क्या होता है, उसमें ज़रा सॉफ्ट होते हैं टिश्यू। ठीक है, तो अब आपके पास जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज एक्सियल एंड सेकंड वन इज अपेंडिकुलर। एक्सियल में आपके पास जैसे कि स्कल, स्कल क्या है? ब्रेन, आपका ब्रेन है जो कि स्मॉल बोनी स्ट्रक्चर में इंक्लोज हुआ हुआ होता है, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट आपकी यानी कि जो बैकबोन होती है उसे वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे। रिब्स है आपके पास 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती हैं जो अटैच होती हैं स्टेरनम के साथ। ठीक है, अच्छा, लास्ट पे और इसके अलावा आपके पास जो पेंडिकुलर स्ट्रक्चर है उसमें आपके पास ये आ जाते हैं शोल्डर, हिप, ठीक है, और फोर लिम्स और हाइंड लिम्स आ जाते हैं। तो जो पेल्विक लिम्स गर्डल होते हैं और एक खाली लिम्स, जो लिम्ब गर्डल है ना उसमें पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल यानी कि शोल्डर और हिप्स आ जाते हैं। फोर लिम्स जो आपके पास हैं ह्यूमरस रेडी की, जो आपके हैंड्स वगैरह के होते हैं, हाइंड लिम्स जो आपके फुट वगैरह के होते हैं। ठीक है, मतलब फिंगर्स वगैरह, ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, बोन्स ऑफ हैंड। अगर आप यही डिस्क्रिप्शन याद कर लो तो आपके लिए वाइवे के लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, फिर इनकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, तो ये आप सारी इसमें देख सकते हो कि कहाँ इसकी लोकेशन आ रही है। आपके आसानी के लिए एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि आपको इनका डिफरेंस पता हो। पेक्टोरल गर्डल शोल्डर गर्डल को कहते हैं, और हिप गर्डल को हम पेल्विक गर्डल कहते हैं। उसमें 2 मेन बोन्स होती हैं, इसमें 3 मेन बोन्स होती हैं। उन बोन्स के नाम क्या है और वो कहाँ है लोकेशन, वो आपको इसमें पता हो। ठीक है, ये एक और चीज़ मैंने आपको बता दिया, आप इसको एक नज़र देख सकते हो, तो आप लोग इसको देखो। इसमें मैंने इसको इस तरीके से मेंशन किया है कि आपको डिफरेंट जगह पर लोकेट कर दिया, आप याद करो पहले और फिर इसको खुद से इसको फिल करो। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग देखो कि अगर आप लोग इसको ज़बानी याद करने के बाद एक दफ़ा खुद इनकी लोकेशन पे पॉइंट आउट करोगे कि दिस वन इज़ दैट, तो फिर आप लोगों को ये आराम से याद भी हो जाएगी और आपके वाइवे के लिए प्रिपेयर भी हो जाएगी। चलते हैं थर्ड पे और बहुत इजी एक्सपेरिमेंट पे। वो हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल स्मूथ कार्डियक मसल विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड, प्रिपरेशन ऑफ स्केलेटल मसल स्लाइड। ठीक है, अच्छा, मसल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड फॉर कंट्रैक्शन। मसल टिश्यू क्या होते हैं जिसमें कंट्रैक्शन हो रही होती है, इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक, अच्छा, मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, और 3 टाइप्स के मसल टिश्यू हमने इसमें देखने हैं, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ। ठीक है, स्ट्राइएटेड होते हैं, वॉलेंट्री कंट्रोल इनका होता है यानी कॉन्शियस कंट्रोल, और दूसरा बाकी दोनों का इनवॉलेंट्री होता है। अच्छा जी, तो अब आप लोगों ने देखना है कि इनकी प्रिपेयर्ड स्लाइड होती हैं। ठीक है, इसके लिए आपको मटेरियल क्या चाहिए? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आपकी बुक, पेंसिल, रेजर, प्रिपेयर्ड स्लाइड्स। ठीक है,
स्टडी करनी है आपने प्रिपेयर्ड स्लाइड की, तो आप कैसे करोगे, उन स्लाइड्स को ले लोगे, उसे आप रखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, माइक्रोस्कोप में जो उसके पास आपके पास स्लाइड होती है रखने की जगह, वहां पर आप रखेंगे, उनके ऊपर क्लिप्स मेंशन करेंगे, फिर उसे हाई पावर और लो पावर के अंदर मेंशन देखेंगे आप कि आपको किस तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। जब आप उसके अंदर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक है, अब देखें ये वाली जो स्केलेटल मसल है ये बोन्स के साथ अटैच हुई हुई होती हैं। कार्डियक मसल नाम से ही मेंशन है कि हार्ट की वॉल में प्रेजेंट होते हैं, और स्मूथ मसल्स जो हैं वो आपके ये स्टमक वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल, मल्टी न्यूक्लिएट और स्ट्राइएशन। स्ट्राइएशन क्या किसे कहते हैं, ये जो लाइंस सी आ रही हैं, ठीक है, इनको ब्रांचिंग चेन्स होती हैं, स्ट्राइएशन इसमें भी शो हो रही होती हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट वाले में आपको कोई स्ट्राइएशन नजर नहीं आ रही, जबकि इनमें आपको नजर आ रही होती है। ठीक है, तो आपको इनका डिफरेंस जरूर जरूर पता होना चाहिए। अच्छा, ओके, आगे चल, ये आपने इसका कंपैरिजन का टेबल भी एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में ये सिंपल है, आपको प्रिपेयर्ड स्लाइड मिली होंगी, आपने उसमें चिक एम्ब्रियो को देखना है। हाँ, इसका बैकग्राउंड आप लोग एक दफ़ा देख लो कि चिक एम्ब्रियो क्या होता है। डेवलपमेंटल स्टडीज हैं, इसमें अर्ली डेवलपमेंट को मार्क करते हैं। मेमेलियन एम्ब्रियो के अंदर मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज यानी कि उसके स्ट्रक्चर की देखते हैं स्टेजेस। डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो, ठीक है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन 38 डिग्री, यानी कि इतने टेम्परेचर पे रख के हर स्टेज पे हम उसको देखेंगे। स्टेजेस आर आल्सो आइडेंटिफाई बाय नंबर ऑफ सम टाइम ब्लैक लाइक सेल मैसेज उसमें होती हैं, 21 आवर्स पे अपीयर हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें प्रिपेयर्ड स्लाइड की तीनों चाहिए और कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए। प्रोसीजर में क्या है, पुट द स्लाइड वन बाय वन ऑन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड स्टडी डेवलपमेंट थ्रू अंडर हाई एंड लो पावर्स ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो यू विल सी द, अब देखो हमारे पास सबसे पहले 48 आवर्स का है। यू विल सी क्लियरली द हेड एंड नेक, इसमें आप हेड और नेक स्टेज पे देख सकते हो, बल्जेस देख सकते हो कि कैसे इसका ब्रेन बाहर की तरफ आ रहा है, पेयर्ड ब्लॉक्स देख सकते हो हेड के, जिसको हम सम टाइम पहले थोड़ा सा नजर आता है फिर एट द एंड ज्यादा नजर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, सम टाइम डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्म। ठीक है, ये 48 आवर्स का पूरा आपको स्ट्रक्चर दिखती, तो देखते ही पता चल जाता है कि 48 आवर्स का, 56 का या 72 का। ठीक है, 72 आवर्स का होगा तो उसमें स्मॉल हेड था तो उसमें लार्ज हेड होगा, उसमें बॉडी कर्व नहीं थी इसमें कर्व्ड होगी, बीटिंग हार्ट भी होगा, स्ट्रक्चर सही तरीके से डेवलप हो चुके होंगे, न्यूरल ट्यूब अराइज हो चुकी होगी। सो इजी। ठीक है, इससे आपको मैंने ये क्वेश्चन आंसर यहाँ इसलिए मेंशन कर दी है कि बच्चे पूछते हैं अगर ये प्रैक्टिकल आ जाए तो इसके लिहाज से हमें कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्टिलाइजेशन, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो वो जाइगोट बनाते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन तो होती ही है। ठीक है, ब्लास्टोडर्म क्या है, जब सेल अराइज होते हैं और बार बार डिवाइड हो रहे होते हैं तब। स्ट्रक्चर कौन कौन से एंडोडर्म से डिराइव होते हैं, ये आपको पता हो। 42 और 72 में क्या डिफरेंस आ रहे हैं अभी हमने पर देखा है। ओवीपेरस क्या है, वीवीपेरस क्या है, जब एनिमल जैसे कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं जो एग्स प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, और डेवलपिंग अपने एम्ब्रॉय को डेवलप करवाने के लिए वो हार्श टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी देखते हैं प्रोटेक्ट करवा रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ओवीपेरस एनिमल। क्योंकि वीवीपेरस क्या होता है, इन मेमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल डेवलपमेंट में हो रही होती है, और एम्ब्रॉय जो वो कम्प्लीटली बॉडी के इनसाइड होता है। जब आउटसाइड हो तो ओवीपेरस, जब इनसाइड हो तो वीवीपेरस। और उसमें जो है ओवीपेरस के अंदर एम्ब्रॉय को प्रोटेक्ट करवाने के लिए एम्ब्रॉय होता है इस वजह से, ताकि वो हार्श कंडीशन से प्रोटेक्ट करवा रहे हैं, उनके शेल्स बने हुए होते हैं एग के गिर्द। ठीक है, बाकी आप लोग क्वेश्चंस को एक दो दफा गो थ्रू कर लो। एक्सपेरिमेंट नंबर 5, जिसका बहुत बच्चे कंफ्यूज थे क्योंकि इसमें वर्ड ऐसे एक दो यूज हुए हैं जिसकी वजह से उनको थोड़ा मुश्किल हो रहा है, जबकि सबसे इजी है ये। कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांस ऑफ इवेंट अकर, यानी कि कोई काम कितनी दफा होने का चांस है। बाय यूजिंग द डाइस, डाइस को यूज करते हुए टू कैलकुलेट कि हमने देखना है कि हाउ मेनी टाइम्स आउट ऑफ 100 थ्रोज, कितनी दफा हम जो है 100 थ्रोज कैन गेट स्टूडेंट गेट सिक्सेस के। अगर उन्होंने 100 दफा एक डाइस को फेंका है उसमें से बच्चों के कितनी 6 आए हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना लूडो खेलते हुए कि अब मेरा 6 आएगा, मेरा 6 आएगा, तो इसी तरह उन्होंने उस डाइस को जो लूडो में हम यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 जिसमें नंबरिंग हुई हुई होती है उसको हम डाइस बोलते हैं, और उसको जब हम थ्रो करवाते हैं तो जितनी दफा 6 आते हैं तो उसको हम कहते हैं दैट इज द प्रोबेबिलिटी कि इतनी दफा आ सकता है, चांस ऑफ इवेंट अकर। ठीक है, तो अब देखो आप, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, चांस ऑफ इवेंट टू अकर कि कितनी दफा कोई काम हो रहा है।
प्रोबेबिलिटी जो एक जेनेटिक प्रॉब्लम में भी यूज हो सकती है, प्रोडक्ट रूल भी है इसमें और सम रूल भी है। ये आप लोगों का मतलब इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जस्ट टर्म पता हो आपको। प्रोबेबिलिटी दैट टू और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट्स को हम अगर अकर हो जाए तो उसे प्रोडक्ट रूल कहते हैं, और अगर वो म्यूचुअली हो तो फिर हम उसे सम रूल कहते हैं। अच्छा, तो हम डायरेक्ट इसके आते हैं मटेरियल के ऊपर। मटेरियल में हमें देने हैं 2 कॉइन सेम साइज के। कॉइन ले लें, 1 डाइस ले लें आप जिसकी 6 साइड्स होती हैं, वही जो लूडो में आप लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं ये छिक्का है वो, उसको, ठीक है। कैलकुलेटर आपको जरूर चाहिए होगा और एक जनरल टेक्स्ट बुक चाहिए होगी, ठीक है। कॉइन्स लेने हैं आपने सेम साइज के, चाहे आप वो 2 रुपीज का ले लें, 5 रुपीज का ले लें, 10 रुपीज का, जो भी लेना चाहें, ठीक है। अच्छा जी, प्रोसीजर क्या है फॉर कॉइन फ्लिपिंग। अगर हमने कॉइन वाला काम करना है, द टू साइड्स ऑफ द कॉइन एज अ डोमिनेंट एंड रिसेसिव। जैसे कहते हैं ना, बच्चे खेलते भी हैं और सबको पता है हेड एंड टेल, जैसे अभी बना होता है चांद तारा बना होता है या मस्जिद बना होता है, तो हम उसे कह देते हैं कि मस्जिद वाले को हम हेड कह देते हैं और दूसरे वाले को हम टेल कह देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं फिल इन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, तो हमें से फिल करना होगा। 10 और 50 टॉसेस दे लेते हैं चार्ट में, कि हम ना एक दफा हम कहते हैं कि इसको मैं आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ कि आपने एक टॉस लेना है सिंगल। पहले आपने ना एक कॉइन ले लेना है और एक दूसरा, दोनों क्या थे, सेम साइज के थे। पहले कॉइन को आपने 10 दफा फेंका, ठीक है, 10 दफा उछालना है। हर दफा आपने लिख लेना है कि हेड आया या टेल, हेड आया या टेल, ठीक है। तो जो अब उनको उम्मीद ये थी 10 वाले में, ठीक है, 10 वाले की बात करें, कि उसको उम्मीद ये थी कि 5 दफा हेड आएगा और 5 दफा टेल आएगा, और फेंका कितनी दफा था टोटल, 10 दफा, ठीक है। लेकिन हुआ ये, उम्मीद तो दोनों को इक्वल थी कितनी दफा, लेकिन हुआ ये कि हेड 7 टाइम्स आ गया और टेल जो है वो 3 टाइम्स आ गई, यानी कि इतनी दफा ये हुआ है, तो ये क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी हुई, सही है। तो आप उन्होंने इसमें से क्या निकाला है, डेविएशन कैसे फाइंड आउट की है, देखो 7 में से 3 माइनस किए, ठीक है, हेड और टेल में, तो कितने बच गए, 7 में 3 गए 4, ठीक है, यानी कि 4 टाइम्स जो था उनमें डिफरेंस आ रहा है, सही है। तो उस 4 को हम टोटल वाले से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 40% प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये सिंपल आपका जो था वो प्रैक्टिकल था, ठीक है। इसी तरह हम उसे 50 टाइम्स करेंगे तो 50 टाइम्स हो जाएगा। अब ये है रोलिंग ऑफ डाइस वाला, कि डाइस को हमने इसी तरह फेंकना है, 1 2 3 4 5 6, नजर आ रहा है ना, ठीक है। तो अब आप लोग देखो, हमने देखना है नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट, कि हमारे पास 100 हमने लिए थे, ठीक है। तो हमने देखना है कि 1 कितनी दफा आ रहा है, 6 थे ना उनमें से, 2 कितनी दफा आ रहा है, 3 कितनी दफा आ रहा है, 4 5 और 6, जितनी दफा भी आएगा हम उसको उस लिहाज से लिख के डाटा कलेक्ट करेंगे और फिर हम उसमें उसकी डेविएशन ऐसे ही निकाल लेंगे। क्लियर, सो इजी। एक्सपेरिमेंट नंबर 6, डाटा कलेक्शन फ्रॉम द क्लास टू सी हाउ मेनी इंडिविजुअल्स हैव ए बी ब्लड ग्रुप। कितनों का ए बी, मतलब सबको अपने ब्लड ग्रुप का पता होना चाहिए, उस ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंगली हम डाटा कलेक्ट करेंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे और पाई चार्ट बनाएंगे, ठीक है, कलेक्टेड डाटा से। अच्छा, वेरिएशन के इसमें थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन पता हो वायवे के लिए। वेरिएशन क्या होती है, जो चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक है। इसमें 2 तरह की वेरिएशन आती है, एक होती है डिसकंटिन्यूस और एक होती है कॉन्टिन्यूस, ठीक। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन वो होती है इंडिविजुअल फॉल इनटू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस होती हैं, यानी कि कुछ में एबिलिटी होती है रोल करने की और कुछ में नहीं होती। जबकि कॉन्टिन्यूस वेरिएशन क्या होती है, जिसमें कंप्लीट रेंज होती है मेजरमेंट की, और डिसकंटिन्यूस पे कंप्लीट रेंज नहीं होती। जैसे कि कंटिन्यूस में क्या हो सकता है, हम हाइट को मेजर कर सकते हैं, हैंड को, शूज साइज, मेल, ये सब कुछ, ठीक है। तो कंटिन्यूस वेरिएशन जो है वो स्मॉल होती हैं, इनडिस्टिंक्ट होती हैं, जबकि वो जो डिसकंटिन्यूस है वो लार्ज होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इनका एक डिफरेंस जो है वो उनको देख लेना। अच्छा, इसके लिए मटेरियल हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट्स चाहिए सारे क्लास के, ग्राफ पेपर चाहिए, ब्लड ग्रुप किट चाहिए ताकि हम उसे मेजर कर सकें। ब्लड ग्रुप सिर्फ 4 होते हैं, ए बी और ओ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल क्लास में 25 स्टूडेंट है, हमने डाटा कलेक्ट किया, उसमें से इतनों का 10 का ए था, 2 का बी था, 1 का ए बी था और 12 का ओ था। तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी, ठीक जी। अब उसके लिहाज से हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, तो नीचे ब्लड की टाइप लिख लेंगे, इधर फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, और हम यहाँ पर इस बार ग्राफ को बना देंगे। बार ग्राफ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, दरमियान में से हम शुरू करते हैं और इस तरीके से इसको बना लेते हैं। और पाई चार्ट में हम पूरा सर्कल बनाते हैं 360 का, और उसमें फिर हम उसको जैसे डी रख के भी आप बना सकते हो, तो उसमें आप डी से मेजर करोगे और उतने उतने परसेंट पे लगा दोगे।
ठीक हो गया। एक्सपेरिमेंट नंबर 7 इज द लास्ट एक्सपेरिमेंट, जिसे आपने देखना है टेस्टिंग ऑफ ब्लड ग्रुप यूजिंग एंटीसीडा एंड परफॉर्मिंग एग्लूटिनेशन रिएक्शन फॉर द RH फैक्टर। इसमें आपको देखो कि ब्लड टेस्ट कैसा है, ये आपके प्रैक्टिकल रिटर्न के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप में क्या है, ब्लड टेस्ट इज द टेस्ट व्हेन अ सैंपल ऑफ ब्लड इज टेकन फॉर टेस्टिंग इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में ये कराते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लड आप देते कैसे हो। जब भी आप देखते हो कि जब आप ब्लड, आपका हर किसी का इत्तेफाक होता है ब्लड सैंपल देने से, तो उसमें क्या होता है, कोई भी टेस्ट कराने के लिए वो पहले उस जगह को जिस स्किन से ले रहे होते हैं वहां से अब उस जगह को वो स्टेरिलाइज करते हैं, साफ कर लेते हैं, फिर उससे वहां से ब्लड लेते हैं और उसे एक बोतल में कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, प्रोसीजर पे हम आते हैं कि वो क्या करते हैं कि मटेरियल जो हमें चाहिए, ग्लास साइड, ग्लास में मेकिंग पेंसिल, ड्रॉपर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, स्पेशल प्रोक्लीन टाइल चाहिए 12 डिप्रेशन के साथ। प्रोक्लीन टाइल यानी कि इस तरह की वो टाइल होती है जिसके अंदर यहाँ पर 12 होल जो है वो बने होते हैं, ऐसे 1 2 3 इस तरीके से पूरे 12 बने होते हैं। प्रिकिंग नीडल चाहिए होती है जिससे आप ब्लड को प्रिक करते हो। कन्वेक्स लेंस चाहिए है और टेबल चाहिए। ओके जी। केमिकल्स कौन से चाहिए, नॉर्मल सेलाइन 1%, 70% अल्कोहल, NTA, NTB, NTD, ये वो सीरम है जिससे आप अपने ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करोगे। प्रोसीजर पे आते हैं। अच्छा, 3 to 4 ड्रॉप्स जो है आपने सोडियम सिट्रेट सोल्यूशन के लेने हैं इन द डिप्रेशन ऑफ पोर्कुलाइन टाइल, हमें उसमें डाल देने हैं। ठीक है, पोर्कुलाइन टाइल के अंदर। इट इज लेबल्ड एज विद यूजुअली ये सब प्रिकॉशन, फिंगर इज प्रिक्ड विद द प्रिकिंग नीडल, प्रिकिंग नीडल से प्रिक किया आपने, और फिर आपने क्या करना है, मिक्स विद सोडियम सिट्रेट सोल्यूशन उस डिप्रेशन में डाल देने हैं, और जो आपके रेड ब्लड सेल्स होंगे वो उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, 2 ड्रॉप ऑफ एंटीसीरम ए, antiserum B and normal saline separately in 3 depression and labeled as A B C। यानी कि ये थी ना, तो इसमें आप डाल दोगे एंटीसीरम ए, इसमें डालोगे एंटीसीरम बी, इसमें डालोगे सी, और इनको लेबल कर दोगे ए बी और सी के तौर पे। ठीक है। आफ्टर 15 मिनट ABC डिप्रेशन को आपने ऑब्जर्व करना है, देखना है कि एग्लूटिनेशन यानी कि वो जगह से इकट्ठा हुआ है या नहीं हुआ हुआ। ठीक है। सी डिप्रेशन एक्ट एज अ कंट्रोल, वो कंट्रोल के तौर पे होगी चाहे इसमें एग्लूटिनेशन है या नहीं है। ठीक है जी। रेड ब्लड सेल्स जो होंगे डिफरेंट टाइप के एंटीजन उसमें आपने डालने, डिपेंडिंग ऑन द एग्लूटिनेशन प्रेजेंट आर 4 टाइप। ए ब्लड ग्रुप के अंदर ए की एग्लूटिनेशन हो जाएगी, बी वाले में बी की होगी, ए बी वाले में ए बी की होगी, और जो है ओ वाले के अंदर कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं होगी। ठीक है। जो पर्सन ग्रुप होगा ए का, उसमें एंटी सीरम ए बी चाहिए होगा, बी वाले के अंदर एंटी बी होगा, ए बी वाले के अंदर कोई भी नहीं होगा, और ओ वाले के अंदर ये दोनों मौजूद होंगी। ठीक है। अगर क्लम्पिंग हो जाती है एंटीसीरम ए की, ठीक है, ऐसा मतलब ए ग्रुप है, अगर बी में होती है तो बी ग्रुप है, अगर जो है क्लम्पिंग आरबीसी की एंटीजन ए और एंटी बी तो ए बी ग्रुप है, और अगर कोई क्लम्पिंग नहीं है तो ओ ग्रुप है। इफ अ क्लम्पिंग आरबीसी जो एंटीसीरम डी में होती है तो RH पॉजिटिव यानी कि रीसस फैक्टर जो है ब्लड ग्रुप का वो प्रेजेंट है, अगर कोई क्लम्पिंग नहीं है तो RH नेगेटिव है। ये देखें, ये वो है पोर्कुलिन टाइल जिसके अंदर हमने डिप्रेशन दिए हुए थे 1 2 3 4, इसके लिहाज से इसमें हमने फिर वो डाले हैं केमिकल्स, और उससे हमें आइडेंटिफाई हो गया कि ए ग्रुप है, बी है, ए बी है या ओ है। जो भी मौजूद होंगी, क्लम्पिंग है या नहीं है, यहाँ आप लिखते जाओगे। ठीक है। तो उससे आपको आपका ब्लड ग्रुप जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। इसी तरह आप लोग अपना ब्लड ग्रुप भी निकाल सकते हो, पता करवा सकते हो, खुद चेक कर सकते हैं, और आप लोगों ने करना भी है, और होप सो आपने प्रैक्टिकल में किया हुआ भी होगा, तो आप लोगों ने यहाँ पर अपना लिख देना है। ठीक है। तो ये सारा आपका था प्रैक्टिकल, जो कि आप लोग अपने प्रैक्टिकल में अगर इस वीडियो को देख लोगे तो आप बहुत आराम से इस एक ही वीडियो में सारा कुछ समझ सकते हो। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हो, या मेल भी कर सकते हो revestacademia@gmail.com पे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।